हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द जून 22 पेपर। हमने फर्स्ट पार्ट में जेनेटिक वाले पोर्शन के सारे सॉल्यूशंस देख लिए थे। इन दिस पार्ट वील बिगिन विद द सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशंस related to the evolution topic. So the question number 5, the first question of evolution is short note on neo-Darwinism और neo-Lamarckism. डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन जब उस थ्योरी को इम्प्रूव करा गया तो उसको बोला गया नियो डार्विनिज्म। और लमार्किज्म की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। और जब उसको इम्प्रोवाइज करा गया सो दिस वाज नियो लमार्किज्म। सो लेट अस टेक अ लुक। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज सपोर्टेड बाय वालेस, हक्सली, हेकल एंड वीसमैन। डार्विन्स थ्योरी लैक्ड एन इनपुट ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन ने जब नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करा था ना, तो वो फिजिकल अपेयरेंस और इन सब के बेसिस पे ही था, अपनी फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, फिजिकल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। दो आई एम नॉट सेइंग कि दैट डेटा इज इनकरेक्ट, बट येस उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था, क्योंकि जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, जब हम चेंजेस की बात करते हैं, वेरिएशंस की बात करते हैं, वी डू टॉक अबाउट जीन्स, ठीक है। तो वहाँ पे वो इनपुट जो था वो पूरा नहीं था। लेटर ऑन इस इनपुट को पूरा करा गया बाय द अदर साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन इट। So it lacked an input of modern concepts of genetics and was unable to explain how characters appear and persist in a population. In the light of recent researches in genetics and molecular biology, the theory was modified, and this modified theory is known as Neo-Darwinism. Neo-Darwinism is the modification of original concept of Darwin and Wallace based on data obtained from genetic research. इट कंसिडर्स द इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कि जो भी म्यूटेशंस होते हैं या एवोल्यूशन होती है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर वेरिएशन। कंसिडर पॉपुलेशन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि किसी भी एक पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करते हैं और उसमें एवोल्यूशन देखते हैं, तो एवोल्यूशन का जो मेन कारण है ये क्यों हो रही है, क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ म्यूटेशंस या वेरिएशन आ रही हैं जो कि इनहेरिटेबल है, विच आर पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कंसिडर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एज अ मेजर एसेंशियल फैक्टर इन स्पेसिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू द चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो उसमें क्या हुआ, मान लो रिप्रोडक्टिवली दो पॉपुलेशन जो है वो आइसोलेट होगी, नाउ दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद वन अनदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिएशन होगी। अगर दो पॉपुलेशन एक दूसरे से एनी हाउ ऐसे सेपरेट हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाय द टाइम विल पास मोर एंड मोर चेंजेस विल अकर इन ईच ऑफ द पॉपुलेशन, बोथ द populations will develop differently and will emerge out to be the different species, and new species will be formed. These two population will become entirely two different species. और यहाँ पे चेंजेस आने का, इन दो पॉपुलेशंस के बीच में चेंजेस आने का एक मेन कारण है नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है हम नेचर के साथ और अडेप्टेबल होते जाते हैं और हमारे अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है वो आती रहती है। एंड ओवरऑल इसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। नियो डार्विनिज्म इन फैक्ट इज द फ्यूजन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड डार्विन नेचुरल सिलेक्शन। तो एज आई टोल्ड यू, नियो डार्विनिज्म में क्या था, डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को लिया जा रहा है, प्लस साथ में मेंडल की जेनेटिक्स को भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दैट प्रोड्यूसेस अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशनरी थ्योरी। डार्विन शोड दैट एवोल्यूशन इन्वॉल्व सिलेक्शन। डार्विन ने बहुत स्ट्रांगली नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करा और उसको डिस्क्राइब करें। उन्होंने बोला कि चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग कंडीशंस के साथ ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज होते रहते हैं, एंड नेचर सिलेक्ट्स, दिस इज हैपनिंग नेचुरली। सो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। और उन्होंने इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोला था, द वन हु विल चेंज बेटर, the one who will change for the better and in the best way will survive the most. So evolution involves selection interacting with variations within the population. Whereas Mendel, on the basis of his study, concluded that on the basis of variation, that the basis of variation are discrete unit of heredity. यहाँ पे जो variations थे उसको डार्विन ने कैसे एक्सप्लेन करा, डार्विन ने कहा जो भी वेरिएशन आ रही है, जो भी चेंजेस आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, बिकॉज नेचर में सिलेक्शन हो रही है। और मेंडल ने ये चीज़ बोली कि वेरिएशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं जीन्स की वजह से, कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ जीन्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब स्मॉल यूनिट ऑफ जीन्स, अगर आप मेंडल के पॉइंट को समझने की कोशिश करो तो स्मॉल यूनिट ऑफ जीन्स में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ जीन में चेंजेस आने के दो कॉजेज हैं। जो भी जेनेटिक वेरिएशंस मेनली हो रही है, अगर हम जीन्स के लेवल पे देखें, एक हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन रिकॉम्बिनेशन कब होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है, जहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा वेरिएशन का एक मेजर कॉज हम लोग +2 से पढ़ते हैं, वो आ रही है कि डीएनए सिंथेसिस, जब रेप्लिकेशन होता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए 100% एक्यूरेट प्रोसेस। तो वहाँ पे भी फ्यू एरर्स आर सीन, कुछ ना कुछ एरर आते हैं, मतलब कि जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं विच इवेंचुअली विल कॉज वेरिएशंस। तो मेंडल सेड कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो यूनिट ऑफ जीन्स की वजह से आ रहे हैं, मतलब जीन्स की वजह से आ रहे हैं। डार्विन से जो वेरिएशंस है वो किस वजह से है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। सो अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन: जीन म्यूटेशन, जीन में चेंजेस आना; वेरिएशन होना, वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से; हेरिडिटी में होना; नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वेरिएशन होना; या आइसोलेशन होना, दो पॉपुलेशंस को एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर रहे हैं या फिर जोग्राफिकली आइसोलेट कर रहे हैं।
So let us take that all points. Gene mutation. Mutation क्या होता है? Sudden change, a sudden alteration in the genes has the capability to change its phenotypic effect. अगर जीन के अंदर कोई भी चेंज आएगा उसकी वजह से जो उसका रिजल्टेंट phenotype है उसमें भी चेंज आएगा. Any change in the nucleotide of DNA has the capability to change its phenotypic effect. Any change in the nucleotide sequence of DNA, or if one pair of nucleotide is replaced, mutations will arise, and this is known as point mutation. अगर एक pair of nucleotide में भी चेंज आता है तो उसको भी हम म्यूटेशन बोलेंगे. दैट इज ऑल्सो पॉइंट म्यूटेशन, और उसकी वजह से भी फिजिकली हमें फिनोटिपिकल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं. और ये जो म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस का बेसिकली कॉज क्या होता है? म्यूटेशंस का कॉज होता है फिजिकल कॉजेज होते हैं, लाइक एक्सरेज, गामा रेज, शॉक्स, टेम्परेचर. इसके अलावा केमिकल्स भी होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशन. ड्यूरिंग डार्विन टाइम लिटिल वॉज नोन अबाउट जेनेटिक वेरिएशन. ड्यूरिंग मियोसिस एंड क्रॉसिंग ओवर साइनाप्सिस टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस रीग्रुपिंग ऑफ जीन. तो जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसमें रीग्रुपिंग ऑफ जीन्स हो रही है, जिसकी वजह से आ रही है जेनेटिक वेरिएशंस. कभी कभी क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी हो जाती हैं, कि मान लो कि एनाफेज के टाइम में क्रोमोसोम एक दूसरे से प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए, तो वहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ या न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं. ऑल दोज इन अ नटशेल कॉजेज वेरिएशन. नेक्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी. जो भी वेरिएशंस एक जनरेशन के अंदर आ गई, दैट विल पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अगर पेरेंट के जीन में कोई वेरिएशन आ गई, सपोज करो देयर इज अ पर्सन ए जिसके जीन थे PQR. जब उसके बच्चे हुए तो उनके जीन्स हो गए PQR. अब जब बी के बेबीज होंगे तो सी में ये चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे. मान लो प्लस कोई और चेंज आ गया, तो दैट मीन्स ये जो भी वेरिएशन है ये तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो ही रही है, प्लस मोर ऑफ द वेरिएशंस आर आल्सो टेकिंग प्लेस. So, it is an important mechanism of evolution. Organism possessing helpful hereditary characteristics are favored in the struggle for existence. अगर किसी के अंदर ऐसे changes आ रहे हैं which are not good, which are disastrous और which does not produce good effect, मान लो ऐसे कोई changes जिसकी वजह से हमें diseases हो रहे हैं, या ऐसे कोई changes जिसकी वजह से हम properly survive नहीं कर पा रहे, obviously that will not allow us to survive properly for a long run. लेकिन अगर कोई advantageous changes हैं जो हमें और ज़्यादा advantage दे रहे हैं, that will help us to survive for a longer run. Next is natural selection. Natural selection brings evolutionary change by favoring differential reproduction of genes. It produces change in gene frequency from one generation to the next. Natural selection में क्या हो रहा है? जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, धीरे धीरे करके जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें चेंज होने के लिए होते हुए दिख रहे हैं. इट डज नॉट प्रोड्यूस जेनेटिक चेंज, बट वन इट हैज अकर्ड, इट एक्ट्स टू इनकरेज सम जीन्स ओवर अदर. लेकिन ये जेनेटिक चेंज की वजह से तो नहीं हो रहा, बट जब ये चेंजेस आएंगे इसकी वजह से जीन्स में चेंजेस आने के केसेस ज़्यादा हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज आइसोलेशन. आइसोलेशन इन डार्विन टाइम नथिंग वाज नोन अबाउट आइसोलेशन. आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवोल्यूशन. यूजुअली ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर सेग्रीगेटेड इनटू सेवरल पॉपुलेशंस. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं वो पॉपुलेशन में बढ़ जाते हैं. जैसे सपोज करो जितने भी ह्यूमंस हैं, ऑल्दो वी ऑल आर सेम स्पीशीज, बट डू वी लिव एज अ सिंगल पॉपुलेशन, एज अ सिंगल यूनिट? नहीं. हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बना दिए. कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, उसके अंदर सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंदर और स्मॉलर यूनिट्स हैं. ठीक है. तो हम क्या हो रहे हैं? लोकल पॉपुलेशन बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं. सपोज करो देयर इज अ पर्सन हु इज लिविंग इन साउथ अमेरिका एंड द अदर वन इज लिविंग इन इंडिया. नाउ दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर अनलेस एंड until they are used to, or they are so much close that they often visit each other, but otherwise they are living very much different from each other. तो हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद अगले 1 million years के बाद the person who are so much geographically separated from each other will emerge out to be different species. ठीक है. तो आइसोलेशन की वजह से क्या होगा? दो पॉपुलेशंस को हमने अलग अलग कर दिया. एक अलग जगह पे है, दूसरी अलग जगह पे. वहाँ दोनों जगहों के एनवायरनमेंट्स और जो सराउंडिंग्स है वो अलग है, वो अलग तरीके से डेवलप हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं. एंड सिंस दे आर नॉट मीटिंग वन अनदर, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग विद वन अनदर, बोथ द पॉपुलेशंस आर डेवलपिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स. सो मेंबर्स ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर अनेबल टू ब्रीड विद द मेंबर्स ऑफ अदर पॉपुलेशन एंड गेट रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड. एंड देयर विल कम अ टाइम जब ये दो पॉपुलेशन एक दूसरे से इतनी डिफरेंट हो जाएंगी दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद one another. An isolated population independently develops different type of mutations. The latter accumulate in gene pool. After several generations, the isolated population becomes genetically and reproductively different from one another so as to constitute a new species. और जब वो एक दूसरे से इतनी different हो जाएंगे कि अब उनकी reproduction भी inviable है, so that is now they are two different species. So this was about Neo-Darwinism. Next we'll talk about Neo-Lamarckism. It is a modification of the original theory of Lamarck in order to make it more suitable to make knowledge. Neo-Lamarckism does not give importance to these factors. उन्होंने genes को इतनी importance नहीं. This theory stresses on the direct effect of change environment on the organism.
Normally, only those modifications are transferred to the next generation which influence the germ cells or where somatic cell give rise to germ cells. उन्होंने ये चीज़ समझी कि वही चेंजेस, वही अडेप्टेशन या वही वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगी जो वेरिएशंस होने वाली हैं किसमें, जो वेरिएशंस होने वाली हैं हमारे जर्म सेल्स में, हमारे एग्स में, स्पर्म के डीएनए में अगर चेंजेस आएंगे वही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे. अगर हमारे स्किन के सेल्स में या और किसी सेल्स में ऐसे कोई चेंजेस आ रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होने वाले. Lamarck theory was theory of inheritance was further studied by a group of scientists. The ideas supporting Lamarck's opinion collectively constitute Neo-Lamarckism. The Neo-Lamarckians were of opinion that adaptations are universal in nature. An adaptation happens through causal relationship of structure, function and environment. कि हम अपने environment में change होते रहते हैं, adapt होते रहते हैं. Due to the changes in the environment, habit and lifestyle of organism get altered. Thus, gradually the organism acquire new structures. और धीरे धीरे जो organisms होते हैं उनके पास नए structures develop होने लग जाते हैं. लमार्क की अगर आपने पढ़ा हो तो देयर वाज अ वेरी फेमस थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. उन्होंने ये चीज़ बोली, या अगर आपने वो जिराफ वाला एग्जांपल सुना हो तो इनिशियली जिराफ की जो नेक थी वो इतनी लॉन्ग नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो वेजिटेशन है वो ऐसे डेवलप हुई कि एट दैट टाइम जिराफ्स वर सराउंडेड बाय लॉन्ग ट्रीज. तो धीरे धीरे करके वो जब अपनी नेक को पुल आउट करते थे टू ईट ऑन दोज ट्रीज, टू फीड फ्रॉम दोज ट्रीज, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर ऐसे चेंजेस आए दैट दे डेवलप्ड अ लॉन्ग नेक एंड दैट टू हैपन ग्रेजुअली. ठीक है, लेकिन ये चेंजेस, क्या सारे चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने चाहिए? चलो किसी एक जिराफ के साथ ऐसा हुआ, बट हाउ इज दैट कि वो जनरेशन अब तक कंटिन्यू हो रही है एंड ऑल द जिराफ स्टिल नाउ आर हैविंग लॉन्ग नेक. सो व्हाट हैपेंड इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऐसा क्या हुआ था उनके जीन्स में, ऐसे कैसे चेंजेस आ गए? ऑन द अदर साइड, इफ वी कंसिडर अ सोल्जर और अ वॉरियर जिसने अपनी एक हाथ या पैर लूज कर लिया हो इन द वॉर, और अ पर्सन हु लॉस्ट हिज आर्म और लेग इन एन एक्सीडेंट, व्हाट विल हैपन टू हिज और हर जनरेशन? विल ही गेट द किड्स विच विल बी लिम्बलेस? क्या उनके बच्चों के हाथ या पैर नहीं होंगे? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला. द किड्स विल बी नॉर्मल. ठीक है, तो ऐसा क्या था कि कभी जो है वो हमें वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में नज़र आ रही हैं और कभी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही है. तो लमार्क की इस थ्योरी को जब प्रॉपर एविडेंसेस के साथ इम्प्रूव करा गया तो उसको बोला गया कि जो चेंजेस जर्म सेल में होंगे, जर्म सेल के डीएनए में होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे. वेयर अगर हमारे सोमैटिक सेल्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे. The newly obtained character gradually becomes an inheritable trait. This opinion and argument is a modified form of Lamarckism. These ideas stressed direct action of environment on organism. Morgan and co. propose that any changes acquired by organism in its lifetime, if incorporated in germplasm, are heritable. An accumulation of these generation after generation results in the formation of new species. और जब ऐसे बहुत सारे changes generation over generation आते रहते हैं, then it develop into a new species. और ये जो new species है ना, ये बनने में 10 generation या 50 generations नहीं लगती. New species बनने में it take nearly millions of generation, it take millions and billions of years. ठीक है, Neo-Lamarckism stresses on direct effect of change environment on the organism. Only those variations that are passed on to the next generation which affect the germ cells. Although Lamarck's idea on how evolution works were not correct, but credit given to him for being the first to conceive coherent theory of evolution. उन्होंने जब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा तो उन्होंने सिर्फ एक एनवायरमेंटल बेसिस पे एक्सप्लेन करा कि अच्छा ऐसा हुआ तो जिराफ की नेक लॉन्ग हो गई, या देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म which stop using their certain organs and that organs over the time disappeared. ठीक है, बट उस थ्योरी का उनके पास कोई फंडामेंटल प्रूफ नहीं था विच वर लेटर डेवलप बाय द अदर साइंटिस्ट, बट येस लमार्क वॉज गिवन अ क्रेडिट टू बिगिन विद द आइडिया. Moving on the next question, discuss the theory of biological evolution and diversity in the life form. जब हम बोलते हैं theory of biological evolution तो we means theory of natural selection, क्योंकि biologically जो living organism में changes आ रहे हैं, evolution हो रहा है, उसका सबसे fundamental cause हमें सबसे पहले बताया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने, through his natural selection theory. Charles Darwin was a British naturalist who proposed the theory of biological evolution by natural selection. He defined evolution as descent with modification. उन्होंने बोला evolution मतलब modifications के साथ बढ़ते जाना. The idea that species change over time give rise to new species and share a common ancestor. तो ऐसा होगा कि चेंजेस आते जाएंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल विल इमर्ज या ऑर्गेनिज्म विल इमर्ज आउट टू बी सो मच डिफरेंट दैट दे विल बी कंसिडर्ड न्यू स्पीशीज. द मैकेनिज्म दैट डार्विन proposed for evolution is natural selection. Because resources are limited in nature, organisms with heritable traits that favor survival and reproduction will tend to leave more offspring. तो उन्होंने बोला क्योंकि हमारे ऑर्गेनिज्म में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि देर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, विच प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर वो इतने सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम विल सर्वाइव.
ठीक है. सो ऑर्गेनिज्म विद हेरिटेबल ट्रेट्स दैट फेवर सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन विल टेंड टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग देन देयर peers, causing the traits to increase in frequency over generation. Natural selection causes population to become adapted or increasingly well suited to their environment over time. Natural selection की वजह से मतलब हम अडेप्ट होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं और हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से और सूटेबल बनते जा रहे हैं. नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग हेरिटेबल वेरिएशन इन अ ग्रुप. इसके लिए एनवायरनमेंट और हमारे जीन्स दोनों का रोल है. हम एनवायरनमेंट के साथ उतने हद तक ही चेंज कर पाएंगे जितना हमारे जीन्स हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे अंदर वो करेक्टर डेवलप कर पाएंगे जीन्स. अगर किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए हमारे बॉडी में जीन्स ही नहीं है, उसके लिए हमारी बॉडी इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, तो वहाँ हम एक देयर इज़ अ लिमिट टू गेट अडेप्टेड. अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 5 पोस्टुलेट्स. उन्होंने बोला नेचुरली सिलेक्ट होना है, अडेप्ट होना है, सर्वाइव होना है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इनका एक लोगो था. ठीक है, अगर सर्वाइव होना है, लॉन्ग रन तक एक स्पीशीज़ को चलते रहना है ना. आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म को नहीं हम कह रहे कि 100 साल की जगह 200 साल रहे, बट हम ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट नहीं होना, उसकी कंटिन्यूएशन के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट या नेचुरली सिलेक्ट होना चाहिए. ओवर प्रोडक्शन, producing more number of offsprings will ensure more chances of survival. कंपटीशन को ज़्यादा वो सर्वाइव करें. नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरिएशन होना और स्पीसीएशन होना. सो द फर्स्ट पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर द परपेचुएशन ऑफ देयर स्पीशीज़. उनकी स्पीशीज़, उनकी जो जनरेशन है वो आगे कंटिन्यू होती रहे, इसीलिए वो हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इज मच मोर देन द अवेलेबल फूड एंड स्पेस एंड इफ नॉट चेक्ड विल सून एग्जॉस्ट द अवेलेबल स्पेस एंड फूड. बट अगर वो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा बढ़ गए तो इवेंचुअली क्या होगा, फूड खत्म हो जाएगा, स्पेस खत्म हो जाएगी. अगर फूड और स्पेस ही शॉर्ट होने लग गई तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल है, दैट विल डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड लैक ऑफ स्पेस. तो वो एक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी आई गेस, क्योंकि वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है जो खुद से मेंटेन होगा ही होगा. ठीक है, तो बट हाँ, ऑर्गेनिज्म अगर आप जितने भी रेप्टाइल्स देख लो, एम्फीबियन देख लो, व्हाई डू दे लेक सो मेनी एग्स. वो इतने सारे एग्स क्यों ले करते हैं, इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, सो दैट कि उनमें से कुछ तो सर्वाइव करेंगे. Competition. Darwin observed that space more or less remained constant. As stated earlier, food supply increasing in arithmetic ratio, whereas population increases in geometric ratio. Population geometrically बढ़ रही है, डबल होती जा रही है, 10 टाइम्स हो रही है, फिर 100 टाइम्स हो रही है, फिर 1000 टाइम्स हो रही है, लेकिन फूड उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा. तो इसकी वजह से क्या होगा, जब खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, when there are more of animals but less of food, eventually they will indulge into competition or in fight. The overpopulation results in the struggle for existence for space and food, and the struggle for existence can be intraspecific competition और interspecific competition. Intraspecific competition कब होगा, जब competition होगा within the same species, और interspecific competition कब होगा, जब competition होगा between different species जो एक ही जगह पे रहते हैं and they are fighting for food. इन्वायरमेंटल स्ट्रगल्स होंगी साथ में, स्ट्रगल अगेंस्ट फिजिकल फैक्टर्स लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर, शॉर्टेज, एब्सेंस ऑफ स्पेस, शॉर्टेज ऑफ फूड. इन सारी चीज़ों से भी उनको बच के आगे निकलना है, क्योंकि अगर कहीं पे इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल, वाई डू बर्ड्स माइग्रेट. देयर आर सो मेनी एनिमल्स हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ एनिमल्स जो है वो हाइबरनेट करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो एस्टिवेट करते हैं. क्यों करते हैं, जस्ट टू सर्वाइव, जस्ट टू इंश्योर देयर कंटिन्यूटी, टू एस्केप फ्रॉम दीज एक्सट्रीम कंडीशंस. उसके अलावा आ जाते हैं वेरिएशन. कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म कंपेल देम टू चेंज. जैसे जैसे कंपटीशन आ रहा है वो अपने आप को चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशंस के साथ. इफ दीज चेंजेस आर इनहेरिटेड देन द एवरेज कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज विल बी ऑल्टर्ड. और जब ये चेंजेस अगर ये चेंजेस इनहेरिट हो गए, अगर ये चेंजेस बनते बनते ऐसे चेंजेस आ गए जो हमारे जीन्स में आ गए, तो फिर क्या होगा, ये हेरिटेबल हो जाएंगे. So the average character of species will be altered. Darwin gave the name variation to these changes. He also observed that not all the variations are significant from the evolution point of view. Some variations are harmful and not passed on to the next generation. कुछ variations जो होते हैं वो harmful होते हैं. Harmful का मतलब है कि उसने हमें survival advantage नहीं दिया, उसने हमें survival disadvantage दे दिया. मान लो कोई एक बैक्टीरिया था, वो एक ऐसी जगह पे रह रहा था जहाँ पे बहुत एडवर्स हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ गई कि वो हीट टॉलरेंट नहीं रहा. तो वो वेरिएशन आगे कैसे जा सकती है उसके नेक्स्ट प्रोजेनी में, नहीं जा सकती, बिकॉज दैट बैक्टीरिया विल डाई बिकॉज ऑफ हीट. सो इफ द बैक्टीरिया विल डाई, हाउ विल द वेरिएशन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो जो वेरिएशंस एडवांटेजियस होती हैं वही आगे पास ऑन होती है नेक्स्ट जनरेशन में, वही हेरिटेबल हो सकती हैं, और जो वेरिएशन हार्मफुल है वो हेरिटेबल नहीं हो सकती. दीज वेरिएशन फाइनली लेड टू एक्सटर्मिनेशन ऑफ द स्पीशीज. दस ही फाउंड नो टू इंडिविजुअल्स टू बी अलाइक, इवन द प्रोजेनी ऑफ द सेम पेरेंट्स आर नॉट अलाइक. एक ही पेरेंट के जो बच्चे होते हैं वो भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेरिएशन हैं वो अपने अपने डिफरेंट mechanism से होती रहती है. Darwin observed that variation exists in living organisms. However small these variations may be, today we know that variation is the key factor of evolution.
Next point was natural selection and survival of the fittest. In the fight or struggle for existence, Darwin found out that individual of the species with superior characteristics, which were better adapted to the existing environment and changing environmental conditions, have survived better. जो ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से वेरिएट कर पाएंगे, वो बहुत ईजिली सर्वाइव कर लेंगे. द अनफिट और द लेस फिट ऑर्गेनिज्म विल रिमेन inferior in the struggle for existence. Nature select only those individuals which have more favorable variations to adapt themselves to the environment. नेचर में वही लोग सेलेक्ट होंगे, वही स्पीशीज़ लॉन्ग रन में जाएंगे जो नेचर के हिसाब से ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा ईजिली चेंज होते रहेंगे. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज मतलब कि स्पेसिएशन. तो जैसे 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 हमारे अंदर वेरिएशन आते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वील गेट सो मेनी वेरिएशन कि वील टर्न इनटू एन इवॉल्व स्पीशीज. हम एक नए तरह के स्पीशीज बन जाएंगे. यूजफुल वेरिएशन आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. दीज वेरिएशन गेट एक्यूमुलेटेड इन द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज. once however our environment is not stable and is always changing, which leads to further changes and appearance of new adaptation. हम आज चेंज हुए, हम अगले 10 साल बाद भी चेंज होंगे, उसके 10 साल बाद भी, उसके 10 साल बाद भी. क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है और एनवायरनमेंट की वजह से हमारे जीन्स में भी चेंजेस, हमारी बॉडी में भी वेरिएशन आएंगे ही आएंगे. तो एज आई टोल्ड यू, आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स द ह्यूमंस विल बी ऑफ डिफरेंट काइंड. या आप पढ़ना चाहो तो आप एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड्स पढ़ो कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ह्यूमंस कैसे थे. या अगर आपने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो तो आई गेस आपने पढ़ा होगा कि हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड टिल नाउ. As natural selection continues, these organisms after several generations become quite different from their ancestors and result in the new species. तो बेसिकली बायोलॉजिकली इवॉल्व होना, न्यू स्पीशीज में टर्न होना, इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? ओवर प्रोडक्शन होगा तो कंपटीशन होगा तो मतलब हम अपने आप को चेंज करेंगे टू अडाप्ट बेटर. जो ज़्यादा अपने आप को चेंज कर पाएगा वही वेरिएशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगी. तो वेरिएशन धीरे धीरे करके जितनी भी हमारे अंदर आ रही है वो एक्यूमुलेट होती जा रही है एंड एट द एंड अ न्यू स्पीशीज विल emerge out. The next question, describe the concept of homology and analogy. Discuss the concept of homology and analogy and their significance. तो homology basically होते हैं homologous organs. तो organs which have their same structure but may have different function. तो वो organs जिनके same structure होते हैं. तो अगर हम पहले इसका एक brief देखें, so homology the another classification of similar anatomical structures. Similar structures हैं. In homology the homologous structures did in fact evolve from a recent common ancestor. तो ये हमें क्या बताता है? क्योंकि हमारे जो internal structures है, anatomical structures है, वो हमारे same है. तो that means we have developed from a common ancestor. Organisms with homologous structures are most closely related to each other on the tree of life than those with analogous structures. They are closely related to a recent common ancestor. That means they have undergone divergent evolution. These are few terms which you will definitely put into your answer. Same structures हैं तो मतलब common ancestor से belong करते होंगे, common ancestor से belong करते हैं, मतलब ancestor common है लेकिन अब हम इतने different दिख रहे हैं. Why? Because of the divergent evolution. So divergent evolution is really closely related species become less similar in structure and function due to adaptations. जैसे जैसे हमारी बॉडी में अडेप्टेशन होती जा रही है हम एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होते जा रहे हैं, हमारे फंक्शंस डिफरेंट है बट हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है. दे एक्वायर ड्यूरिंग द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस. माइग्रेशन टू न्यू क्लाइमेट्स, कॉम्पिटिशन फॉर niches with other species and microevolutionary changes like DNA mutations all contribute to the divergent evolution. तो ये एवोल्यूशन क्यों हुआ? ये एवोल्यूशन हुआ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, हमारा मे बी माइग्रेट करने की वजह से, जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑर्गेनिजम्स में कॉम्पिटिशन हो रहा है उसकी वजह से, और डीएनए के अंदर जो चेंजेस म्यूटेशन या वेरिएशन आ रहे हैं उसकी वजह से. तो अगर आपने आई गेस पढ़ा होगा कि पहले भी
बी होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है बट मे बी द फंक्शन इज डिफरेंट, ठीक है, उनका फंक्शन में भी डिफरेंट है, तो उनको हम बोलेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स मतलब कि द होमोलॉजी मतलब कि द फिनोमेना ऑफ हैविंग होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। एनालॉजी या एनालॉगस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली दैट वन डज नॉट इंडिकेट दैट हैव अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे दिखने में शायद सेम लग रहे हैं, उनका फंक्शन सेम है बट दे आर नॉट सेम, मतलब दे परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, दोनों के विंग स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम है फॉर फ्लाइट, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। वहाँ पे क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्यों है, दे आर कन्वर्जिंग बिकॉज ऑफ द कॉमन हैबिट, जैसे कि दोनों के विंग्स का पर्पस फ्लाइट है, तो दोनों के जो फंक्शन है वो सेम है, टू हेल्प देम इन फ्लाई, बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। सो बिकॉज दे लुक एंड एक्ट अलाइक डज नॉट मीन दे आर क्लोजली रिलेटेड ऑन द ट्री ऑफ लाइफ। Convergent evolution is when two unrelated species undergo several changes and adaptation to become more similar. Usually, these species live in similar climates or environments in different parts of the world that favor the same adaptation. Now coming on to the thorough explanation. Homology is the similarity in structures in various related organisms arising from common ancestry and is usually reflected in common embryological origin. Such structures are called homologous organs. तो homologous organ मतलब कि structures में similarity है और ये show करता है कि we have arised from the common ancestors and we are the consequences of divergent evolution. Superficially they look different. The studies of homologous is a major aspect of comparative anatomy. जब हम comparative anatomy पढ़ते हैं different species को या different genus को compare करते हैं, तो उस time पे हम ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा detail में पढ़ते हैं. You may find example of homologies in organ and organ system of all group of living organism. These homologies provide important evidences for evolution. Forelimbs of vertebrate provide an excellent example of organs with similar structure but different function. For example, the forelimbs of several vertebrates and those of amphibian like lizard, bats, birds, and men are all constructed with the same basic plan and include similar bones in the same position, but they all have different function. They all help us to move in different way. Homology represent the consequences of adaptive radiation. Adaptive radiation या divergent evolution हम बोल सकते हैं, from a common ancestor enabling organism to adapt successfully to different ecological niches. A classical example of adaptive radiation is the structure of forelimb of mammals. There is always a single long bone, the humerus, in the upper arm, and in the forearm there are two parallel bones, ulna and the radius. In the wrist there are typically 8 carpal bones arranged as 2 rows of 4, 5 parallel metacarpals, और फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं phalanges and digits, ठीक है। The Trenric scaly anteater of the order Insectivora show the primitive pentadactyl arm structure. उनका भी pentadactyl मतलब ये 5 digits वाला जो structure होता है ये नजर आता है. Moles which are their relatives are highly modified for decaying in order to adapt the subterranean habitat. All the bones of limbs are short and broad, giving the limb a shovel-like appearance. In the bat of the order Chiroptera, the humerus, radius, ulna, as well as the 4 of the digits are greatly elongated so as to support the wing membrane. The forelimb is thus modified for flight. तो बेसिकली क्या है, बेसिक बोन्स का अरेंजमेंट जो है सेम, लेकिन हाँ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थोड़े बहुत आ रहे हैं, कहीं पे बोन्स पतली हैं, कहीं पे मोटी, कहीं पे लंबी, कहीं पे छोटी, बट ओवरऑल जो नंबर है, जो अरेंजमेंट है, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है. इन अंगुलेट्स लाइक हॉर्सेस विच आर अडेप्टेड फॉर रनिंग और अ कुर्सोरियल हैबिट, द ह्यूमरस इज शॉर्ट एंड हैवी. द रिमेनिंग बोन्स ऑफ द फोरलिम्ब आर जनरली इलोंगेटेड. द डिजिट्स आर रिड्यूस्ड इन नंबर. अगर आपने हॉर्सेस के एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने पहले देखा होगा कि वो भी पहले पेंटाडेक्टाइल थे, लेकिन धीरे धीरे करके बाय द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन देयर जो डिजिट्स है वो रिड्यूस हो गए. फ्यूजन ऑफ बोन्स इज क्वाइट कॉमन इन अडल्ट. द डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर डिफर considerably among the various families of ungulates. In aquatic mammals like whale, the forelimbs are modified into flippers that aid them in swimming. तो होमोलोगस में बेसिकली क्या है, जो बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन अडेप्टेशंस की वजह से, अडेप्टिव रेडिएशन बोलो या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलो, उसकी वजह से देयर आर डिफरेंसेस. एनालॉगस ऑर्गन्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर विच डेवलप इन वेरियस अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म. एनालॉगस ऑर्गन्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, लेकिन उनका फंक्शन सेम है. देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज इन दीज स्ट्रक्चर विच आर बेस्ड ऑन अडेप्टेशन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. थोड़ी बहुत अगर सिमिलैरिटी है भी, जस्ट बिकॉज दे आर अडेप्टेड, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. Classical example, the wings of developed by insects, some extinct reptiles, as well as birds and bats. The insect wing is a membrane supported by chitinous veins. The entire wing is a lifeless structure supported by muscles attached to base. Wings of pterosaurs, जो कि one form of dinosaurs थे, extinct flying reptiles, were formed by a fold of skin supported by enormously enlarged 4-digit of the forelimb. In birds, the planning surface of the wing is composed of feathers. The feathers are supported by the internal structure. अब अगर आप यहाँ पे देखो, bats के अंदर क्या है, उनके अंदर भी ऐसे veins और bones होती हैं और यहाँ पूरी membrane होती है,
ठीक है। सिमिलरली उन्होंने बोला टेरोसॉर्स में भी ऐसे ही होता था। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स की जो विंग्स होते हैं उनमें कोई बोन नहीं होती, दे आर मेड अप ऑफ फेदर्स। ठीक है, उनकी जो बोन्स होती भी हैं वो बहुत लाइट और हॉलो होती हैं जस्ट टू सपोर्ट देयर वेट। तो स्ट्रक्चरली दे आर वेरी मच डिफरेंट बट द मेन फंक्शन इज सेम। इन बैट द विंग इज मॉडिफाइड बाय मेम्ब्रेन मॉडिफाइड फ्रॉम स्किन, द विंग इन द बैट इज सपोर्टेड बाय elongated and outspread phalanges. So this was about homology and analogy. The next question is, what is species extinction? And describe the causes and influences of 5 big mass extinction. A species is said to extinct when the last individual of the species disappear. हम किसी भी स्पीशीज़ को, टाइगर्स को या किसी भी राइनोसोरस, कोई भी स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट कब कंसिडर करेंगे? जब उसका एक लास्ट स्पीशीज़ भी इस अर्थ से खत्म हो जाए, मतलब दे इलोप. A species is extinct when no member of the species exists anywhere on the earth. It is extinct if it exists only alive in captivity. A species is locally extinct इफ अच्छा, वाइल्ड में उसको एक्सटिंक्ट कब बोलेंगे? जब वो सिर्फ डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में ही रखा जा सके. लोकली उसको एक्सटिंक्ट बोलेंगे इफ इट इज़ नो लॉन्गर अलाइव इन इट्स हैबिटेट बट इज स्टिल फाउंड इन अदर एरियाज. किसी लोकली, किसी रीजन में हमने बोल दिया कि इंडिया में ये एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया बट इट इज प्रेजेंट समवेयर इन अदर कंट्री और इन अदर कॉन्टिनेंट. ठीक है. अ स्पीशीज इज इकोलॉजिकली एक्सटिंक्ट इफ इट परसिस्ट इन वेरी फ्यू नंबर सो दैट इट्स इफेक्ट्स ऑन द अदर स्पीशीज आर निग्लेजिबल. अगर हम किसी स्पीशीज को इकोलॉजिकली एक्सटिंक्ट बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसका नंबर इतना कम है कि उसका हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी इकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, निग्लेजिबल, जीरो इफेक्ट है. ठीक है. बट अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पीशीज एक्सटिंक्शन, डिफाइन स्पीशीज एक्सटिंक्शन, तो ओनली दीज टू टर्म्स कि वो एक्सटिंक्ट है अगर उसका लास्ट इंडिविजुअल भी डिसअपेयर हो गया. नाउ नो, नन ऑफ द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ एनीवेयर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मास एक्सटिंक्शन. मास एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत मिस्टीरियस फिनोमेना है. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, व्हेन अ ग्रेट नंबर ऑफ स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, समथिंग ट्रॉमेटिक मस्ट हैव हैपेंड ड्यूरिंग द एंशिएंट पास्ट एनवायरनमेंट. मास एक्सटिंक्शन का मतलब खत्म होना, और मास एक्सटिंक्शन मतलब मान लो लाखों या हजारों या उससे भी ज़्यादा स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स एक ही साथ खत्म हो गए, पूरी पॉपुलेशन एक साथ खत्म हो गई. तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बोला कि अगर ऐसा होता है एक ही टाइम पे किसी वजह से सारे स्पीशीज एक साथ खत्म हो जाए, तो मतलब कि this could be because of any traumatic event that could have happened in the past. Thus, they identify mass extinctions by tracking the lifespan of species through their fossil records. Mass extinctions were not at all instantaneous. ये instantaneous नहीं होते, sudden नहीं होता, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होते. But were really a combination of a number of large-scale extinction events that would have occurred within a relatively short span of time. Maybe कुछ हज़ार सालों में या कुछ 100 सालों में, maybe over 100 or 200 years या within the 1000 years हम कहें कि ये पूरा स्पीशीज ही खत्म हो गया. ठीक है. अब मान लो अभी 21st सेंचुरी चल रही है, अगर हम 22nd सेंचुरी तक या 23rd सेंचुरी तक 100 या 200 साल में देखें कि ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो दैट इज मास एक्सटिंक्शन. दे हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ नेचुरल मास एक्सटिंक्शन इन द फॉसिल रिकॉर्ड. ड्यूरिंग ईच ऑफ द 5 एपिसोड्स ऑफ नेचुरल मास एक्सटिंक्शन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ स्पीशीज डिसअपेयर्ड. तो वो जो 5 पीरियड है, एक है ऑर्डोविशियन सिलूरियन, डेवोनियन, पर्मियन ट्रायासिक पीरियड, ट्रायासिक जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पेलियोजीन. अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है तो आई थिंक इन पीरियड्स का नाम याद करना आपके लिए इट इज़ नॉट अ बिग डील. तो ये जितने भी पीरियड्स हैं ये हमारे पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीजोजोइक एरा से ही बिलोंग करते हैं. दिस इज़ नॉट पेलियोजीन, दिस इज़ पेलियोसीन. ठीक है. यहाँ पे 85% ऑफ द स्पीशीज जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे. टाइप ऑफ लाइफ कौन से इस पीरियड के अंदर, ओर्डोविशियन और सिलूरियन के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज थे जो हमें एक्सटिंक्ट होते हुए नजर आए? कॉरल्स, ट्राइलोबाइड्स, ब्रांकियोपोड्स, एकाइनोडर्म्स और मरीन ऑर्गेनिज्म. डिवोनियन पीरियड्स में कॉरल्स, ब्रांकियोपाइड्स, एमिनोइड्स, फिश, प्लैकोडर्म्स, इग्नेथन्स, ये सारे हमें एक्सटिंक्ट होते हुए नजर आए. पर्मियन ट्रायसिक पीरियड में, पर्मियन ट्रायसिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे मोलास्क और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स, ट्राइलोबाइड्स, ये कंटिन्यूसली एग्जिस्ट हो रहे थे. ट्रायसिक जुरासिक पीरियड की बात अगर हम करें तो मोलास, स्पॉन्जेस, वर्टिब्रेट्स और बहुत ज़्यादा एम्फिबियंस जो हैं वो भी हमें एक्सटिंक्ट होते हुए नजर आए थे. हालांकि अगर आप पर्मियन से पहले वाला पीरियड पढ़ते हो, कार्बोनिफेरस, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे पर्मियन से पहले, देखो पहले आता है पर्मियन, पर्मियन के बाद आता है ट्रायसिक, ट्रायसिक के बाद आता है जुरासिक. तो पर्मियन पीरियड से पहले ना बहुत ज़्यादा एम्फिबियन थे, इतने एम्फिबियन थे कि हम उसको एज ऑफ एम्फिबियंस बोलते थे. लेकिन जैसे 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 ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनका नंबर इतना ज़्यादा कम होने लग गया कि हमें उन्हें मास एक्सटिंक्शन में कंसिडर करा. नेक्स्ट इज क्रिटेशियस और पेलियोसीन. क्रिटेशियस से पेलियोसीन में हमारे पास मराइन रेप्टाइल्स, मेनली डायनासोर्स, डायनासोर्स जो थे वो क्रिटेरियस में एक्सटिंक्ट हो गए थे. ठीक है. बाइवॉल्स, इकाइनोडर्म्स, ये सारे जो थे दोज गॉट एक्सटिंक्टेड. So the first one, Ordovician and Silurian extinction. Scientists earlier believed that the mass extinction was caused by an ice age, which happened when one of the 4 subcontinents, Gondwana, moved to the South Pole. उन्होंने सोचा क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रही थी, तो उसमें से एक जो सब कॉन्टिनेंट था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, सॉरी, वो जो था वो साउथ पोल की तरफ मूव करने लग गया, एंड विच लेड टू आइस एज. वाइल आइस एज इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली एक्सेप्टेड थ्योरीज फॉर द मास एक्सटिंक्शन, देयर आर अदर थ्योरीज ऑल्सो. According to one theory, a sudden burst of gamma rays triggered to the extinction. There are 10-second bursts
outburst that left the earth atmosphere bare to almost half of its ozone instantaneously. तो उन्होंने बोला कि ऐसा एक आउटबर्स्ट हुआ था गामा रेज का जिसकी वजह से हमारी ओजोन जो थी वो इंस्टेंटेनियसली बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई. जब ओजोन बहुत ज़्यादा खत्म हो गई तो यूवी रेज इवेंचुअली एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड बिकॉज ऑफ द यूवी रेडिएशंस इनके जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थे वो चेंज, क्योंकि यूवी रेडिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस भी आने के. रेडिएशंस यूज टू कॉज म्यूटेशंस वेरी इजीली. So, but volcanism, weathering are considered to be the final possible climatic causes that have led to the extinction. According to a new hypothesis, galactic bow shock, a bow shock forms when a material in front of a moving object is compressed. तो event may also be possible cause of Ordovician Silurian extinction. तो उन्होंने बोला एक गैलेक्टिक बो शॉक है, मतलब कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसके आगे की चीज़ें जो है वो कंप्रेस होने लग जाती हैं. Our Milky Way galaxy moving at a rapid pace through space may compress the intergalactic gas in front of it, and once the solar system is out of the protective magnetic field of the galaxy, it become exposed to cosmic rays and cause bow shock created by the Milky Way. तो एक थ्योरी थी कि मिल्की वे की रैपिड मूवमेंट हुई जिसकी वजह से उसके आगे की जितनी भी गैसेस थी वो कंप्रेस होनी शुरू हो गई, एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि कॉस्मिक रेज जो थी वो एकदम से मिल्की वे के हटने की वजह से कॉस्मिक रेज एकदम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुई. इट इज पॉसिबल दैट दीज रेडिएशंस फ्रॉम गैलेक्टिक बो शॉक could have caused the Ordovician mass extinction with deadly radiation causing DNA damage and genetic mutation and wiped more than 60% of the life forms. तो तीन बेसिक थ्योरी थी. एक तो उन्होंने बोल दिया कि आइस एज आया था, विच इज स्टिल एक्सेप्टेबल, वन ऑफ द एक्सेप्टेबल थ्योरीज, कि गोंडवाना आइलैंड जो था वो मूव कर गया था साउथ पोल की तरफ. दूसरा हमने कहा रेडिएशंस की वजह से कि गामा रेज ट्रिगर हुए कहीं से जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, और ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की वजह से यूवी रेज के एक्सपोजर में ऑर्गेनिजम्स आ गए. और तीसरा था मूवमेंट ऑफ मिल्की वे की वजह से हम कॉस्मिक रे की एक्सपोजर में आ गए एंड विच वर डेडली रेडिएशन एंड वाइप्ड आउट मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन. The next is Devonian extinction. Devonian extinction took place approximately 360 million years ago and is a complex poorly understood. Another global cooling trend and lowering sea level led to Devonian extinction when about 75% of the species went extinct. The impact on extraterrestrial bodies such as comet could have considered as one of the possible cause. तो हमने बोला एक तो आइस एज का इम्पैक्ट की कूलिंग, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कूल हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इसकी वजह से रीज़न हो सकता है. दूसरा हमने बोला कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज है लाइक कॉमेट, उनको भी एक कंसिडर कॉज माना गया. Tropical species that lived in shallow areas were most affected. Particularly most affected were bryozoans, ammonoids, coral, brachiopods and fishes. Marine animals were hard hit through freshwater fish were barely affected. ज़्यादातर कौन से एनिमल्स इफेक्ट हुए थे फिशेस में? मरीन, बट फ्रेश वाटर जो थे वो सेफ थे. प्लाकोडर्म्स, एकांथोडियंस एंड ऑलमोस्ट ऑल एग्नेथन्स वर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड वैनिश्ड वंस फॉर ऑल, बट स्टिल इट इज पुअरली अंडरस्टूड, सो द पर्टिकुलर रीजन इज नॉट येट known. Permian Triassic extinction. According to Douglas Evan, it is the mother of mass extinction. ये जो पीरियड था पर्मियन से ट्रायसिक का जो एक्सटिंक्शन था, मतलब पेलियोजोइक से मीजोजोइक का जो था वो मास एक्सटिंक्शन का था. इट इज़ अबाउट 150 years ago. John Phillips used this extinction to define the end of Paleozoic era and the beginning of Mesozoic. The Permian Triassic extinction is also known as Great Dying because 96% of all the species on the planet wiped out, and over 50% of the families of living things. Every living thing have existed in the last 250 million years ago, evolved from the 4% of life. तो आज जितने भी स्पीशीज, जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन है, वो जो 4% बच गई थी उन्हीं में से है, क्योंकि उस टाइम पे 96% वाइप आउट हो गई थी. This extinction hit plants, terrestrial animal, marine animals and even bacteria so badly that it has rewritten Earth evolutionary history. This period led to the extinction of trilobites, mollusks, brachiopods and many vertebrates. Insects suffered the only mass extinction of their history. Various explanations have been put forth for the extinction events such as asteroid impact, flood basalt eruptions, methane release, decrease in oxygen, disturbance in sea level, and many more. Current causes of Permian extinctions were aimed at the biological and physical causes of disturbing the biological nutrient cycle. तो बेसिकली ओवरऑल रिजल्ट यही है, यहाँ पे बहुत सारी क्योंकि 96% पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो यहाँ पे दे कैन नॉट कम अप विद वन थ्योरी ओके कि हाँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए. नो, आप सोचो 1 लाख में से अगर सिर्फ 4,000 लोग बच गए एंड 96,000 पीपल गेट किल्ड, हाउ कैन यू ब्लेम ओनली वन थ्योरी? सो देर आर मोर देन वन थ्योरी, देर वॉज मोर देन वन रीजन्स विच कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. तो बहुत सारे बायोलॉजिकल और बहुत सारे फिजिकल कॉजेज थे जिसने हमारी पूरी न्यूट्रिएंट साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया था. द स्टडी ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप, proportion of calcium to magnesium in fossil shell material from Permian area were the basis of the hypothesis as regard temperature rises in the shallow marine surface water. According to several studies, difference in the carbon isotope record may give an indication of our disturbed biological cycle. तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज थी जिससे हमें पता चल रहा था कि हमारी जो बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट साइकिल है वो ओवरऑल अफेक्ट हुई है. While there are several hypotheses, the leading
explanation is a piece of planet's core burned its way to the surface and exploded into massive volcanic eruption that lasted a million years ago. तो उसमें से एक जो सबसे लीडिंग एक्सप्लेनेशन मानी जा रही थी वो ये कि हमारा जो प्लैनेट का कोर है वो एक सरफेस से बर्न हो गया, जिसकी वजह से मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो हो रही है और वो बहुत टाइम तक चलती है. द आउटकम वाज डिस्टर्बेंस इन वेदर पैटर्न, global warming, acid rain that could have really affected the living organism. A sudden increase in methane due to methane producing microbes in the atmosphere have resulted in global warming, ocean acidification, and carbon cycle. According to other hypotheses, the warm and drying of the land environment during Permian period decreased the amount of organic और changing temperature की वजह से, कभी गर्म कभी ठंडा होने की वजह से, वार्मिंग्स की वजह से जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारे जो हम बोलते हैं ना एबायोटिक फैक्टर्स, जब हमारे एबायोटिक फैक्टर्स प्रॉपर्ली हमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे देन हाउ विल द बायोटिक फैक्टर्स ग्रो, क्योंकि एबायोटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोटिक को सपोर्ट करने में. So the next one is Triassic Jurassic extinction. It is known as End Triassic extinction occurred 205 million years ago. Out of the 5 major extinction, End Triassic extinction ranked fourth in the severity. This mass extinction spread over 18 million years and was a combination of smaller mass extinction period. अब ये देखो, as I told you, the mass extinction never happened in 1 day, 1 week or 1 month. It took long time. ये जो extinction थी वो nearly 18 million years तक चल रही थी. ठीक है. This mass extinction vacated terrestrial ecological niches. यहाँ पे terrestrial organisms सबसे ज़्यादा extinct हो रहे थे, which allowed dinosaurs to become dominant. So this is the period जो Jurassic period था. Triassic के बाद Jurassic आया. Jurassic period में जो dinosaurs थे वो बहुत ज़्यादा dominant हो गए थे, बहुत ज़्यादा increase हो गए थे, diversify हो गए थे. Thus this period drove the foundation of the evolution of dinosaurs. There were several different hypotheses such as climate change, flood, basalt eruption, asteroid impact for the reason of loss of life during this extinction. It is quite likely that some massive disturbances such as volcanic eruptions, collision, asteroid or both could have caused the dramatic change in Earth climate. The exact number of species killed in the event is not known but very high. It eliminated more than 95% of the marine species and more than 70% of the terrestrial ones. It will result in drastic reductions of small living population. Most of the dominant vertebrates were killed in this era of rapid warming. The creatures left standing were the archosaurs, ancestors of dinosaurs. Roughly half of all the species alive at the time, such as mollusks, sponges, marine vertebrates, and amphibians, become extinct. इस टाइम पे जितने भी mollusks, sponges वगैरह थे, उनमें से half का extinction और हो गया था. Strangely, plants were not so badly affected. Last one, Cretaceous and Paleocene extinction. The Cretaceous tertiary extinction is known as KPG extinction or Cretaceous Paleocene extinction. This extinction is responsible for knocking out approximately 80% of all the species of animal. This occurred at or very close to the boundary between Cretaceous and Paleocene period, about 66 million years ago. And this is the recent one. This extinction is perhaps most well known of the big five mass extinction, as the end of Cretaceous Paleocene brought on the extinction of dinosaurs. ये एक पीरियड था जहाँ पे extinction of dinosaurs हुआ था. तो एक इसको हमने बहुत big massive event माना है, और एक पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन को भी हमने मदर ऑफ मास एक्सटिंक्शन माना है. तो दो अगर मेजर एक्सटिंक्शंस पूछी जाती है तो आपको पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन बोलना है और क्रेटेशियन पेलियोसिन एक्सटिंक्शन बोलना है. मेनी अदर स्पीशीज ऑफ एमनियोट्स, मरीन रेप्टाइल, माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लैंक्टन, बायोवॉल्व, इकाइनोडर्म्स एंड अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स went extinct. The absence of food, requirement of breathing oxygen affected mostly the large animal like the land-dwelling dinosaur. Smaller animals require less oxygen, so they survived food, but they survived but were unable to store food or unfavorable conditions थी तो वो ज़्यादा flourish नहीं कर पाए. This event effectively ended 75% of the earth but allowed the evolution of mammals on the land. लेकिन ये period था dinosaurs तो extinct हुए थे but mammals जो थे, जो man थे, वो evolve होने शुरू हो गए थे. A combination of volcanic activity, asteroid impact, climate change were some of the causes of the extinct. The impact of extremely large asteroids are considered to be the most important cause of the fifth mass extinction. High level of iridium, which is a radioactive element, was found as an evidence in the layer of rock that is present in asteroid, comet and meteors. This layer of rock is also known as KPT boundary. KT impact crater, one of the largest impact structures identified so far, is a 180 किलोमीटर. तो सबसे बड़ा जो मतलब देखो कॉमेट मेटियोर्स जब अर्थ सर्फेस पे फॉल होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रेट्स बनते हैं या क्रेटर्स हम बोलते हैं. तो उस टाइम का जो सबसे बड़ा क्रेटर इम्पैक्ट हमें मिला था वो कितना बड़ा था? 180 किलोमीटर. रफली एग शेप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड चिक्सुलम दैट वुड हैव बीन डेवलप्ड डीपली बरीड अंडर द सेडिमेंट्स ऑफ द यूकेशियन पेनिनसुला ऑफ मेक्सिको. सो दिस वॉज द fifth major extinction that happened. I guess for some of you it will be quite difficult to remember all such in detail. So इतना डिटेल नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये टेबल को अच्छे से करो. ठीक है, पीरियड्स को लर्न करो कौन कौन से थे, उनकी टाइमलाइन को लर्न कर लो
और कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स मेजरली इफ़ेक्ट हुए थे, परसेंटेज कितना इफ़ेक्ट हो रहा था पैराग्राफ्स में से, थ्योरी में से भी पिक दैट आउट एंड लर्न इट। अगर आप नहीं भी कर सकते, आई गेस कॉजेज़ आप फिगर आउट कर लोगे, 2 या 3 कॉजेज़ हैं जो हर एक में आ रहे हैं, स्पेसिफिकली 1-2 कॉजेज़ जैसे फर्स्ट वाले में जो कॉज़ है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, गोंडवाना आइलैंड वाला, व्हिच इज़ नॉट गेटिंग रिपीटेड इन एनी अदर, गैलेक्टिक बो शॉक भी इसी में आ रहा है। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे काफ़ी सारे में जो हमारे एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मीटियोर्स इनको माना जा रहा है। उसके अलावा कुछ-कुछ जो कॉजेज़ हैं आप जितने ट्राई टू मेक अ लिस्ट कि आप एक नाम लिखो एक्सटिंक्शन का, उसमें कौन-सा टाइम था, उसकी टाइमलाइन लिखो, उसका परसेंटेज लिखो कि कौन से परसेंट कितना परसेंट उसने एक्सटिंक्शन कॉज़ करा था, और अगर मेजरली कोई अफेक्टेड एनिमल्स थे, तो उनके बारे में लिखो, और उसके अलावा फिर आप एक चीज़ लिख लो कॉजेज़। सो देयर आर 4 थिंग्स व्हिच यू कैन आई गेस राइट डाउन। तो आप पहले लिख सकते हो कि कौन-सा एक्सटिंक्शन है, ठीक है? फिर उसका सबसे पहले टाइमलाइन कि वो कितने ईयर्स पहले या कब हुआ था, परसेंटेज ऑफ पीपल अफेक्टेड, फिर उसके बाद एनिमल्स या बेसिकली कौन से प्लांट्स या स्पीशीज़ कौन से अफेक्ट हुए थे, अगर कोई मेजर है तो उनको अच्छे से लर्न करो, एंड लास्ट वुड बी द कॉजेज़। कॉजेज़ में जितना इनलिस्ट कर सकते हो वो, तो अगर आप हर एक्सटिंक्शन को अपने आप 4 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आई गेस यू कैन फिगर इट आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।